हाँ, तो आज स्टार्ट करते हैं इवेंट्स से, ठीक है। इवेंट्स सबको पता है ना क्या होती है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में एवरी एक्शन इज नॉन एज इवेंट, ठीक है। जो भी एक्शन होता है वो इवेंट की तरह जाना जाता है। तो ठीक है, हम इवेंट्स के लिए एक अलग से पेज बना लेते हैं, यहीं इसी उसमें कंटिन्यू करते हैं। और जावा स्क्रिप्ट में जैसे इवेंट यूज़ होती थी वैसे ही यहाँ इवेंट यूज़ होती है। बस फ़र्क कितना है, जैसे हम वहाँ ऑन क्लिक लिखते थे ना, यहाँ भी सेम ऑन क्लिक जितनी भी इवेंट है वो लिखते हैं, लेकिन उसको कैमल केस में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कर देते हैं? कैमल केस में। जैसे मान लो यहाँ एक बटन है और बटन पे इवेंट लगानी है, ठीक है, और इस बटन को मैं यहाँ दिखा देता हूँ, राउट, और पाथ जो है मेरा इवेंट नाम से बना देता हूँ। एलिमेंट अपना इवेंट्स नाम का दिखा देते हैं, ये रहा। तो राउटिंग सबके समझ में आ गई थी ना कल। ये वाला कंपोनेंट कब दिखेगा? जब यूआरएल के अंदर पाथ नेम क्या होगा? इवेंट होगा, है ना। उस टाइम पे ये वाला कंपोनेंट हमें दिखेगा, ठीक है। तो इसके लिए चाहो तो एक लिंक भी बना सकते हो, और नहीं तो खुद भी टाइप कर सकते हो यूआरएल में। हम लिंक बना लेते हैं कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे अपने इवेंट। और यहाँ भी लिख देता हूँ दैट इज इवेंट, ठीक है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। npm run dev। सब लोगों का ब्लैंक प्रोजेक्ट तो रेडी है ना? रोज़ कम से कम एक ब्लैंक प्रोजेक्ट आपको रखना है, जिससे कोई भी टास्क दी जाए ना तो हाथ के हाथ कंप्लीट कर लो। ये हमारा पेज खुल गया, इस पे ये कंपोनेंट खुल गया। यहाँ बटन है, इस बटन के ऊपर इवेंट लगानी है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो जैसे हम वहाँ यूज़ करते थे ऐसे ही यहाँ यूज़ करेंगे, बस इवेंट को कैमल केस में कन्वर्ट कर देना। इसमें कैमल केस में ऑन क्लिक। अब इस ऑन क्लिक पे हम वहाँ फंक्शन को कॉल करते थे, यहाँ फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, यहाँ आप केवल फंक्शन का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको एक फंक्शन बनाना है, ये रहा फंक्शन, और फंक्शन का जनरल नेम आप इस तरीके से लिख सकते हो, हैंडल क्लिक, क्योंकि इसकी ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर ऐसा ही दे रखा है कि आप इस तरीके से फंक्शन का नाम लिखो। बाकी आपकी चॉइस है, आप फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकते हो, पर एक जनरल कन्वेंशन है, जैसे आप क्लिक पे कुछ इवेंट लगा रहे हो फंक्शन, तो आप हैंडल क्लिक या हैंडल सबमिट या फिर हैंडल ऑन माउस इस तरीके से। अगर स्पेसिफिक नहीं है तो, जैसे स्पेसिफिक है कि आप कलर थीम चेंज कर रहे हो तो थीम चेंज, ठीक है, या फंक्शन के ऊपर कुछ और परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कैलकुलेट का कर रहे हो तो कैलकुलेट, वो अलग बात है कि उसका तो फिर नाम उसी तरीके से होगा जो मीनिंगफुल हो, ठीक है। बात करते हैं फंक्शन हैंडल क्लिक। और इस फंक्शन के अंदर अब देखो ये फ़र्क है, कंपोनेंट्स का पहला लेटर बड़ा होता है और जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसका छोटा होता है। तो आपको जो फंक्शंस हैं वो इसके अंदर ही बनाने हैं। रीज़न क्या है? क्लोजर्स होते हैं, है ना। तो ये जो फंक्शन हम अंदर बनाते हैं ना दूसरे फंक्शन के, बेसिकली उनके पास एक्सेस होता है हर एक वेरिएबल का और हर एक फंक्शन का जो इस बड़े वाले फंक्शन के अंदर है, ठीक है। ये अलग कॉन्सेप्ट है क्लोजर्स करिंग, ठीक है। बट ये ध्यान रखना इसके अंदर फंक्शन बनाना, बाहर बनाओगे तो भी चलेगा, बट अंदर बनाने का रीज़न ये है कि हम अंदर वाले वेरिएबल्स के साथ ही काम करेंगे ना, तो अंदर ही आपको फंक्शन इसके बनाना है। तो यहाँ सिंपली मैं क्या करता हूँ, अलर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अलर्ट बटन क्लिक्ड, और आपको सिर्फ यहाँ फंक्शन का नाम लिखना है। अगर आप कॉल करोगे तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप
इस पूरे उसको वेब पैक जब बंडल करता है ना, तो इस फंक्शन को कॉल ही कर देता, मतलब अब तुरंत कॉल हो जाएगा ये फंक्शन, है ना। इवेंट चले या ना चले, कॉल हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना, हमेशा इसका केवल नाम लिखना है। ऐसे मान के चलो कि एज एन आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हो, कॉल नहीं करना, ठीक है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कॉल नहीं करना आपको, ये रहा। तो अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये काम करेगा, ठीक है। अगर आप कॉल कर देते हो तो विशेष, जैसे यहाँ मैंने इसको कॉल कर दिया तो ये तुरंत कॉल हो जाएगा बिना कुछ जाने। अब जिसमें सेव नहीं किया, सेव करते देखो तुरंत कॉल हो गया। इवेंट रन हुई नहीं हुई इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर वापस कॉल हो गया, फिर वापस कॉल। तो 2 बार कॉल तो इसलिए हुआ है क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड में चल रहा है, बाकी ये यहाँ भी काम नहीं करेगा, ठीक है, इस पर भी, समझ रहे हो। तो ये JSX में मान के चलो कि एक रूल है कि आपको फंक्शन ऐसे ही लिखना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अदर केसेस क्या है कि इन केस आपको इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास करना हो, ठीक है, तो कैसे करोगे। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको वो तो पास करना ही पड़ेगा। तो इसका तरीका ये है कि हमें जब यह फंक्शन का नाम लिखना है ना, तो हम यह फंक्शन डेफिनेशन भी तो लिख सकते हैं बिना कॉल करे, तो हम वही करते हैं यूज़। तो हम जैसे बटन बनाया और क्लिक विथ अ मैसेज, इस तरीके से, ठीक है, ये बन गया। इस पे इवेंट लगाते हैं आप। इवेंट हमें बहुत सारी आती हैं, नहीं तो आप ऑन दबाओगे आपको सजेशन मिल जाएगा, ये बहुत सारी इवेंट्स हैं, ठीक है। और इवेंट्स वही है जो जावास्क्रिप्ट में, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है, सेम इवेंट्स है, बस फ़र्क क्या है, कैमल केस में कन्वर्टेड है, ठीक है। वहाँ ऑन क्लिक में सी छोटा होता था, यहाँ सी बड़ा होगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। तो सिंपल मैं ऑन क्लिक ही लगा लेता हूँ। तो आप यहाँ फंक्शन डेफिनेशन भी लिख सकते हो, जैसे कुछ इस तरीके से। मैं कॉल नहीं कर रहा फंक्शन को, बट मैंने फंक्शन डेफिनेशन यहाँ लिख दी। तो ये कॉल तो नहीं हुआ, बट यहाँ फंक्शन ऊपर हम बना के यहाँ नाम लिख रहे थे, हमने सीधे यहीं बना दिया। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। बट नॉर्मल जो फंक्शंस हैं, है ना, वो थोड़े बड़े लगते हैं, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, एरो फंक्शन की डेफिनेशन लिख देते हैं। किसकी? एरो फंक्शन। एरो फंक्शन सबको आते हैं। इस तरीके से मैंने लिखा, एक वो बनाया और यहाँ फंक्शन को कॉल कर दिया। जैसे अब यहाँ चाहूँ तो मैं दूसरा फंक्शन चला सकता हूँ, आई कैन यूज़ द सेम फंक्शन, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन, और फंक्शन का नाम शो मैसेज, ठीक है। अब यहाँ एक आर्ग्यूमेंट आएगा मैसेज नाम से। किस नाम से? मैसेज नाम से। अलर्ट, टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, मैसेज, या फिर सीधा सीधा मैं मैसेज ही पास कर देता हूँ, मैसेज, ठीक है। ये मैंने अलर्ट कर दिया, मैसेज जो आएगा वो यहाँ पास हो जाएगा और अलर्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कॉल कराना है मुझे, दैट इज़ शो मैसेज, और आप यहाँ कॉल कर सकते हो दिस, और यहाँ आप कोई आर्ग्यूमेंट पास कर दो, हेलो, इस तरह से आपने पास कर दिया, ठीक है। आर्ग्यूमेंट पास हो गया। तो अब ये आर्ग्यूमेंट बेसिकली मेन फंक्शन कौन सा है? मेन फंक्शन तो ये है ना, समझ रहे हो, दिस इज़ द मेन फंक्शन जो हमने आर्ग्यूमेंट पे, इस पर क्लिक इवेंट पे डिफाइन किया है। ये तो उस फंक्शन के अंदर चलने वाला फंक्शन है, तो हम इसके अंदर तो कुछ भी पास कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कोई आर्ग्यूमेंट पास करना चाहो अगर इवेंट लिस्टनर फंक्शन को, तो यहाँ से पास कर सकते हो, ठीक है। ये आपने पास किया, हेलो, यहाँ नॉर्मल जो लिखा हुआ वही आएगा, बट क्लियर। तो ये इवेंट्स होती है। अब बाकी सारी चीज़ें सेम है। जैसे मुझे पता है कि इवेंट के पास में इवेंट ऑब्जेक्ट होता है, जो भी इवेंट हैंडलर फंक्शन रन कर रहा है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ ये रन कर रहा है ई, ठीक है, और यहाँ इसको पास करना चाहोगे तो पास भी हो जाएगा, जैसे console.log ई को प्रेजेंट करें। तो इवेंट जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, और यहाँ भी यहाँ काम आएगी ये चीज़।
तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब देखोगे ये इवेंट का पूरा प्रिंट हो गया। ठीक है, सेम ही चीज़ है जैसे जावास्क्रिप्ट में था, सेम चीज़ यहाँ है। हर चीज़ यहाँ सिंथेटिक बेस पॉइंटर इवेंट या ऑब्जेक्ट के पास सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलो ये तो हो गया, इवेंट समझ में आ गया। द नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली है स्टेट का। क्या कहाँ कर रहे हैं कॉल? नीचे वाले में कहाँ किया कॉल? अरे भाई साहब फंक्शन यहाँ लिखा है, ये तो अंदर कॉल किया है ना किसी और फंक्शन के। वो तो अंदर तो करोगे ही, अंदर क्या हो रहा है उससे क्या मतलब? अंदर तो यहाँ भी तो किया है, क्लिक हैंडल पे अलर्ट क्लिक, यहाँ नहीं किया बाहर। वो तो जब काम करेगा ना, फंक्शन रन होगा, अंदर वाला कोड तो जब चलता है ना, फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन लिखी है मैंने, एरो फंक्शन पास किया, कॉल नहीं किया। कॉल करना तो ये होता ना कि मैं यहाँ फंक्शन को ऐसे कॉल करता इस तरीके से, ये होता है ना कॉल करना। तो फंक्शन डेफिनेशन लिखना तो बेसिकली ऊपर लिख के नाम लिख रहा हूँ या फिर नीचे ही बना रहा हूँ, एक ही चीज़ तो है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज क्या है? स्टेट। अब स्टेट के बारे में आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी। देखो, पहली चीज़ हमें इसके बारे में खूब ढंग से पता है कि ये क्या है। एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे काम करता है ना पूरा। कंपोनेंट्स जैसे मान लो ये ऊपर वाला है, ये अलग कंपोनेंट हो गया, नीचे वाला जो हेडर है वो अलग कंपोनेंट हो गया, कंटेंट का, साइड बार का, ऐसे उसमें सैकड़ों कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और कंपोनेंट हमें बनाना आता है, दिस इज फंक्शन कंपोनेंट। तो इसका कोड है ना ये सेपरेट है बाकी सारे कोड से। अकॉर्डिंग टू रिएक्ट दिस इज अ प्योर फंक्शन। प्योर फंक्शन क्या होता है, इस चीज़ पे दिमाग बाद में लगाना। प्योर फंक्शन का मतलब ये होता है कि ये कम्प्लीटली आउटसाइड वर्ड से कट ऑफ है। ठीक है, जो बाहर का जो कोड लिखा हो उससे कट ऑफ है। तो अगर मैं इसमें चेंज करना चाहूँ, जैसे मान लो मैंने कुछ बनाया, ठीक है, और वेरिएबल लेट, और इस तरीके से मैंने काउंट नाम से बनाया, जनरली यूज़ करते हैं वही यूज़ कर लेते हैं, काउंट। ठीक है, क्या बनाया? काउंट नाम से। चलो 0 हो गया। इस काउंट को मैं यहाँ दिखा देता हूँ, BR लगाया और सिंपल पैराग्राफ के अंदर दिखा देता हूँ। पैराग्राफ, करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं कि JSX के अंदर करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है अगर जावास्क्रिप्ट का कोड दिखाना है तो, ना। अब ये काउंट मैंने यहाँ दिखा दिया। चलो रिफ्रेश करते हैं, क्या हो अगर मैं इस वेरिएबल को अपडेट करूँ, क्या होगा? जैसे मैं नीचे इसके बटन बना लिया और इसको इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ एक इवेंट लगाई, ऑन क्लिक, इस पर एक फंक्शन रन कराते हैं, यहाँ फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन इंक्रीज, और इस इंक्रीज के अंदर काउंट को 1 से इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, और यहाँ फंक्शन का नाम लिख देते हैं। सेव किया, तो जब मैं इंक्रीज पे क्लिक करूँगा तो कुछ हुआ? वापस से क्लिक किया, वापस से क्लिक किया, वापस से क्लिक किया, कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्या ये चेंज नहीं हुआ? अब जावास्क्रिप्ट का कोड है, सबको पता है, ये अगर काउंट प्लस प्लस करूँगा तो काउंट की वैल्यू तो बढ़ेगी। चेक कर लेते हैं वो बढ़ी कि नहीं बढ़ी। चलो वहाँ तो नहीं आ रहा होगा, काउंट को कंसोल में प्रिंट करा के देख लेते हैं। क्लिक किया 1, काउंट की वैल्यू, क्लिक किया काउंट की वैल्यू 2, क्लिक किया काउंट की वैल्यू 3। ये बढ़ रही है बट ये यहाँ 0 का 0 ही है। रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न ये है कि एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू तो बढ़ रही है, सबको पता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये UI का पार्ट है, जो UI या कंपोनेंट है वो अपडेट नहीं हो रहा, वो रेंडर नहीं हो रहा वापस से।
ध्यान से समझना ये चीज़ कि भले ही कुछ भी चेंज करो आप, कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास में स्टेट आती है। क्या आती है? स्टेट। स्टेट एक ऐसा वेरिएबल है जो ऑटोमेटिकली यूआई को रेंडर कर देता है। रेंडर मतलब दोबारा, री रेंडर मतलब दोबारा रिफ्रेश कर देता है, और उसी कंपोनेंट को करेगा, पूरे पेज को नहीं, केवल दैट कंपोनेंट। ठीक है। अब स्टेट है तो एक हुक। ठीक है, हुक क्या होता है वो तो हम फिर बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम स्टेट को बनाते कैसे हैं। अब ये नॉर्मल वेरिएबल तो है नहीं, और जो स्टेट है ना वो कंपोनेंट स्पेसिफिक होता है, मतलब पूरे जावास्क्रिप्ट में यूजेबल नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर लो, वो पूरे जावा उसमें यूज़ नहीं होगा। ठीक है, पूरे चाहो तो प्रोजेक्ट में वो कंपोनेंट स्पेसिफिक है, तो उसको कह सकते हैं दैट वाज ए कंपोनेंट वेरिएबल, केवल कंपोनेंट में ही काम करेगा। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं? तो अब आप एक नया वेरिएबल बना रहे हो, क्यों? ये जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है ये काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये रिएक्ट का जो है ये फंडामेंटल है कि नॉर्मल वेरिएबल अपडेट वैल्यू तो बदलेगी, कोई दिक्कत नहीं, सबकी बदलती है, लेकिन यूआई को री रेंडर नहीं करा सकता। अब हमें तो ऐसा चाहिए ना भाई, जैसे चेंज हुआ वैसे यूआई भी अपडेट हो, तो हम उसके लिए स्टेट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? स्टेट। तो स्टेट बनाने के लिए हमारे पास में एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। बेसिकली ये एक हुक है, बट नॉर्मली फंक्शन है। रोहित फ्री हो जाता आ जाना ना, तो ये रहा। ठीक है, यूज स्टेट। इसके अंदर आप जो भी पास करोगे ना, ठीक है, जो भी, वो हमारे वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू होगी। जैसे मैंने काउंट बराबर 0 लिखा, ऐसे में इसके अंदर जो भी पास करूँगा ना वो हमारे वेरिएबल की क्या होगी? इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और ये वेरिएबल मुझे दो चीज़ें रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? दो चीज़ें। तो लेट, और वो दो चीज़ें क्या होंगी? बेसिकली एक एरे रिटर्न करेगा ना। अब इसका कन्वेंशन क्या है? वो कुछ इस तरीके का है कि वो जो वेरिएबल आएंगे ना उनको सीधे सीधे डिस्ट्रक्चर कर लो। आप चाहो तो आप यहाँ सिंगल वैल्यू लिख सकते हो, फिर आपको वो इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी 0 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको सीधे सीधे ही डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। ये एक एरे रिटर्न कर रहा है, उस एरे की वैल्यू को डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। और डिस्ट्रक्चरिंग हमने देखा था पहले, वो हमने ऑब्जेक्ट के केस में देखा था। किस में? ऑब्जेक्ट के केस में। जब प्रॉप्स पास किए थे तो उनकी वैल्यूज़ को अलग अलग किया था, जैसे नेम, यूज़र आईडी, ये किए थे ना। अब यहाँ वेरिएबल उसके एरे के केस में डिस्ट्रक्चरिंग होती है ना, तो उसमें कोई भी नाम यूज कर सकते हो आप, XYZ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये दो चीज़ें, एरे जो है दो चीज़ें रिटर्न करता है। एक तो है अपना स्टेट, और नाम आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, स्टेट ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी हो जो नाम लो। जैसे मान लो अभी तो मेरे पास क्या है कि मैं समझा रहा हूँ तो स्टेट ले लिया। बाकी अगर कोई वेरिएबल कोई काउंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो काउंट हो गया, कहीं कुछ शो करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो शो हो गया, कुछ चीज़ ओपन क्लोज करने के लिए ले रहे हो तो वो ओपन हो गया। तो ठीक है, नाम आप कुछ भी ले सकते हो, बट ये तो है वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। स्टेट नाम का वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या होगी? अभी तो 0 ही इनिशियल वैल्यू, बिल्कुल सही है। अब एक और हमारे पास फंक्शन है, सेट स्टेट, और ये क्या है? फंक्शन है। तो ये यूज स्टेट बेसिकली हमें दो चीज़ें रिटर्न करता है। कौन कौन सी? एक तो वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, और एक फंक्शन। अब ये फंक्शन किस काम आता है वो बाद में देखेंगे, फिलहाल हमें स्टेट समझ में आया। तो अगर मैं स्टेट को यहाँ दिखाऊँ, ठीक है, इसके नीचे में यहाँ दिखा देता हूँ स्टेट को। स्टेट इज़, और सिंपल वेरिएबल को दिखाना तो इसी तरीके से दिखाना पड़ेगा, हमें पता है। ठीक है, करली ब्रैकेट्स लगाओगे, उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखोगे। तो स्टेट इज़ 0। स्टेट नाम का वेरिएबल जो है वो क्या है? 0। अब जब इस स्टेट की वैल्यू चेंज होगी तो ये यूआई भी री रेंडर होगा। ठीक है, उससे पहले हमें स्टेट के कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे? स्टेट के कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे। रूल नंबर 1, यूज स्टेट हमेशा कंपोनेंट के अंदर ही इस्तेमाल होगा, बाहर इस्तेमाल नहीं होगा। ये सारे हुक्स का रूल है। ठीक है, जितने भी हुक्स हम इस्तेमाल करेंगे ना आगे चल के, उन सब का रूल है। यूज स्टेट इज ऑलवेज इनसाइड अ
कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट की मेमोरी है, ठीक है, कंपोनेंट, ठीक है। एंड दूसरा रूल, यूज स्टेट जो है हमेशा 2 वैल्यूज रिटर्न करता है। ये रूल नहीं है, जनरल थ्योरी है। यूज स्टेट रिटर्न्स 2 थिंग्स, ठीक है, या फिर 2 वैल्यूज। वैल्यूज कहना खैर गलत होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है ना। पहली जो होगी वो होगी स्टेट वेरिएबल। क्या होगा? स्टेट वेरिएबल। और दूसरा जो होगा वो होगा अ फंक्शन टू चेंज स्टेट। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो स्टेट को चेंज कर सकता है। इसका मतलब कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ना, दूसरा वाला जो आर्ग्यूमेंट है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो इस स्टेट की वैल्यू को चेंज करेगा। अब यही तीसरा एक और रूल बन के आता है कि वी कैन नॉट चेंज स्टेट डायरेक्टली, ठीक है। वी कैन नॉट चेंज स्टेट डायरेक्टली। आप जैसे चाहो ना कि स्टेट बराबर 7 कर दूं तो नहीं होगा, काम नहीं करेगा। और काम कर भी जाएगा तो दैट वाज अगेंस्ट द रूल ऑफ रिएक्ट, ठीक है, वो नहीं करना। अगर हो भी रहा हो तो भी नहीं करना। वी कांट चेंज स्टेट डायरेक्टली। तो स्टेट को चेंज कैसे करेंगे? स्टेट को चेंज करने के लिए यूज सेट स्टेट फंक्शन, ठीक है, सेट स्टेट फंक्शन। अब इस सेट स्टेट के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट आप पास करोगे वो स्टेट की नई वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ एक और फंक्शन बना लेते हैं, एक्चुअल बटन बना लेते हैं। आप ढंग से इवेंट्स भी हो जाएंगी, सारी चीज़ें बार बार प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। ऑन क्लिक, और यहाँ मैं फंक्शन बना लेता हूँ इंक्रीज स्टेट, ठीक है। किस नाम से बनाया? इंक्रीज स्टेट नाम से। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ ऊपर बना लेता हूँ, इंक्रीज स्टेट। देखो फंक्शन आप कोई सा भी बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एरो फंक्शन बनाओ, फंक्शन एक्सप्रेशन बनाओ, या नॉर्मल फंक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन बनाओ, कोई फ़र्क नहीं है। आपको जो सूटेबल लगे। आप चाहते हो यहाँ एरो फंक्शन बनाना, एरो फंक्शन बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फंक्शन सारे एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा उनमें माइनर से डिफरेंस होता है एरो फंक्शन में और नॉर्मल फंक्शन में, बट वो यहाँ अभी के लिए कोई वो नहीं है ना। तो बात करते हैं फंक्शन इंक्रीज स्टेट एंड दैट्स इट, ठीक। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ स्टेट बराबर 7, इस तरीके से वेरिएबल की वैल्यू ऐसी चेंज करते हैं ना, तो ये अलाउड नहीं है रिएक्ट में। क्या नहीं है? अलाउड नहीं है। यहाँ क्लिक किया तो आप देखोगे कुछ नहीं हुआ। रीज़न क्या है? रूल वायलेट हो रहा है। कौन सा? वी कांट चेंज स्टेट डायरेक्टली। तो आप स्टेट को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? यूज स्टेट ने जो दूसरा फंक्शन रिटर्न किया है ना, इस फंक्शन को कॉल कराओ, इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखोगे वो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू से हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने कर दिया 7, क्या कर दिया? 7। तो जो भी पास किया ना वो नई वैल्यू हो जाएगी। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वैल्यू क्या होगी? 7। ये 7 ही रहेगी क्योंकि हर बार ही 7 कर रहा है, वो एक ही फंक्शन में पास किया गया ना। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अब हमने इंक्रीज़ का बनाया है तो सेट स्टेट की पुरानी वैल्यू प्लस 1, इसमें क्या पास कर देंगे? स्टेट की पुरानी वैल्यू। तो अब स्टेट की वैल्यू पुरानी क्या है? 0 + 1 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन अभी स्टेट की पुरानी वैल्यू 7 है। क्या है? 7। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। हालांकि इसको अगर ऐसे देखोगे तो 8 9 बढ़ता चला जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ, ये रहा है ना। तो यहाँ इंक्रीज में क्लिक करूँगा तो 0 + 1, पुरानी वैल्यू क्या है स्टेट की? 0। गलती से भी स्टेट प्लस प्लस मत करना, क्योंकि स्टेट प्लस प्लस अगर किया तो वो स्टेट को मॉडिफाई करता है। क्या करता है?
स्टेट को चेंज करता है। जैसे स्टेट प्लस प्लस किया तो उसका मतलब क्या है कि इंक्रीज स्टेट बाय 1, तो वो स्टेट को छेड़ेगा ना, दैट इज़ नॉट अलाउड, स्टेट डायरेक्टली चेंज हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब स्टेट को यूज़ करने का सबसे मेन पर्पस, वेन एवर द वैल्यू ऑफ स्टेट इज चेंज्ड UI re-renders, यही लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है, चेंज्ड UI मतलब कंप्लीट UI नहीं, केवल वो कंपोनेंट re-renders, ठीक है। तो जब भी स्टेट की वैल्यू चेंज होगी तो UI क्या होगा, re-render। UI से मेरा मतलब है दैट स्पेसिफिक कंपोनेंट, ठीक है, तो वो कंपोनेंट री-रेंडर होगा। अगर रिएक्ट करना है तो ये जो रूल्स है ना, ये रट लेना, ठीक है, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो तुम रिएक्ट में सब कुछ कर लोगे, स्टेट नहीं आएगी तुम्हें कभी जीवन में, और स्टेट नहीं आएंगे तो ये रिएक्ट यूजलेस है पूरा। अभी स्टेट के बारे में और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बट अभी आप इससे प्रैक्टिस करो। आगे का जो स्टेट का मटेरियल है ना, स्टेट कैसे कैसे काम होती है, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, आप स्टेट के साथ एरेज के साथ कैसे काम करोगे, स्टेट में ऑब्जेक्ट के साथ कैसे काम करोगे, वो हम जब इस पूरे सिनेरियो को समझ जाएंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अब एक छोटी सी टास्क है आपके लिए कि आपको एक स्टेट बनानी है या काउंट नाम से, ठीक है, और ये कन्वेंशन है, ठीक है, ये वाला फंक्शन जो होगा ना, इसके आगे आपको सेट लगाना है, जैसे स्टेट सेट स्टेट, ठीक है। अब यहाँ काउंट नाम से स्टेट हुई तो किस नाम से बनाओगे, सेट काउंट, ठीक है, तो सेट आगे लगा के फंक्शन का नाम, जिससे आपको फ्यूचर में या प्रोजेक्ट में कहीं भी इसको यूज़ कर रहे हो तो वहाँ उसमें रहे, ठीक है, याद में कि भाई क्या कर रहा है ये फंक्शन, स्टेट को सेट कर रहा है, काउंट को सेट कर रहा है या शो को सेट कर रहा है, ठीक है, जो भी आपका स्टेट वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आगे सेट लगा दो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ एक स्टेट बनानी है काउंट नाम से, और दो फंक्शंस बनाने हैं, मतलब दो बटन्स बनाने हैं, एक इंक्रीज करने का और एक डिक्रीज करने का, ठीक है। बना लोगे तो बनाओ। और आपके पास 11 मिनट है, जिसका हो जाए ग्रुप में सेंड कर देना, और अगर आपको ये कोड चाहिए तो मैं कोड सेंड कर देता हूँ, बस इतना सही तो चाहिए, बाकी तो हमें सब पता ही है। चलो क्या होती है कंडीशनल रेंडरिंग, किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होना, वो कंडीशनल रेंडरिंग है। अब इसमें 10-12 तरीके की कंडीशनल रेंडरिंग होती है, ठीक है, मैं कुछ बता देता हूँ, कुछ आप खुद से कर सकते हो। चलो एक और पेज बना लेते हैं, अपने रिएक्ट राउटर हमने सेटअप किया ही हुआ है, कंडीशनल रेंडरिंग .js, ये बनाया हमने, ये हमारे पास एक कंपोनेंट बन गया। और इसी कंपोनेंट को हम यहाँ एक राउट बना के दिखा देते हैं। तो कंपोनेंट का राउट, पाथ का नाम कंडीशन, और कंपोनेंट का नाम क्या है, कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है। और ऊपर ज़रूर चेक कर लेना कि हमारा जो ये है इंपोर्ट हुआ या नहीं हुआ है ना, ऊपर ज़रूर चेक कर लेना यहाँ कंडीशनल रेंडरिंग इंपोर्ट हुआ या नहीं हुआ। वैसे बेसिकली VS कोड में अपने आप इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है।
अगर नहीं होता है इन केस तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको मैं इधर कर देता हूँ और अपना पेज खोलते हैं, देखते हैं कंडीशन रेंडरिंग क्या है। ठीक है, और यहाँ जो है मैं इसके लिए वो बनाया नहीं है एक बटन, बेसिकली लिंक नहीं बनाया, तो हम क्या करते हैं प्रिंट टाइप कर लेते हैं कंडीशन, जो हमारा राउट का नाम है वो यहाँ टाइप कर लेते हैं कंडीशन। तो ये खुल गया, इसके अंदर अभी कुछ है नहीं तो दिख नहीं रहा है ना। चलो बात करते हैं आगे की। तो मान लो पहली चीज़, मुझे कोई टेक्स्ट कंडीशनली रेंडर कराना है। क्या कराना है? कंडीशनली रेंडर कराना है। ठीक है, कैसे करवाएंगे? मैं एक स्टेट बना लेता हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट और डार्क कोमा सेट डार्क। और ये डार्क नाम से वेरिएबल क्यों बनाया है? क्यों? क्योंकि मैं एक बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है ना उसको कंडीशनली रेंडर करवाऊंगा। ठीक है, और यहाँ आते हैं यूज स्टेट, क्योंकि यूआई भी तो चेंज करना पड़ेगा, बाकी तो यूआई चेंज नहीं हुआ तो मतलब ही क्या है उसका। मान लो आपने कंडीशनली कुछ रेंडर करवाया और यूआई चेंज नहीं हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कंडीशनली रेंडर करवाते हैं डार्क फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ एक बटन है, इसके अंदर जो टेक्स्ट आएगा ना वो कंडीशनली आएगा। कैसे? कि अगर डार्क की वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ आएगा वाइट, और अगर डार्क की वैल्यू ट्रू है तो क्या आएगा? ट्रू है तो डार्क आएगा। ये दो टेक्स्ट यहाँ मिसमैच हों मतलब। तो यहाँ बेसिकली जब भी कंडीशन रेंडरिंग कर रहे होते हैं ना तो आपको वो करली ब्रैकेट्स लगाने हैं और उसके अंदर टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू आप कर सकते हो। तो अगर डार्क की वैल्यू ट्रू है तो क्या दिखाना है? डार्क, और बाकी नहीं है तो वाइट। बेसिकली मैं एक थीम के लिए बना रहा हूँ। किसके लिए बना रहा हूँ? थीम के लिए। ठीक है, कि कौन सी थीम हमारी अवेलेबल है यहाँ। तो ये हो गया वाइट, सेव किया तो क्या दिखा इस बटन के अंदर? वाइट। क्यों दिखा? डार्क की वैल्यू क्या है? फॉल्स है, इस वजह से ना। और अगर डार्क की वैल्यू ट्रू होती, जो मैं यहाँ ट्रू कर देता हूँ। क्लियर? तो ये एक थीम है। ठीक है, कि भाई अगर ये डार्क पेज है हमारा तो डार्क, और अगर ये डार्क नहीं है तो वाइट। ठीक है, चलो इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं एक बार। पहला कंडीशन रेंडरिंग के लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और फंक्शन का नाम चेंज थीम। ठीक है, ये हमारा चेंज थीम हो गया। ये यार पी लो ना, तुम पी लो। चेंज थीम, और इस चेंज थीम के अंदर इसकी डार्क की इनिशियल वैल्यू में क्या रखता हूँ? फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। और इसी बटन के ऊपर ऑन क्लिक बटन के ऊपर मैं चेंज कर देता हूँ इसको, चेंज थीम फंक्शन रन करके। क्लियर है? चेंज थीम फंक्शन हमने रन कराया और इसके ऊपर मैं डार्क की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। तो डार्क की वैल्यू सीधे तो चेंज कर नहीं सकते, क्या यूज़ करना पड़ेगा? सेट डार्क। और अब मैं थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करता हूँ। तो ये बेसिकली किस काम आता है? ये ऑपरेटर काम किसके आता है? हाँ, वैल्यू को अपोजिट कर देगा। तो अब इसकी पहले से वैल्यू फॉल्स है तो क्या कर देगा? ट्रू। और अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स। और ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि हमें अल्टरनेटिवली अगर हमारी जो थीम है वो वाइट है तो क्या दिखाना है? डार्क, और अगर डार्क है तो वाइट। तो देखो ये हमने इस बटन के ऊपर, तो देखो डार्क क्यों? क्योंकि अब इसकी वैल्यू क्या है? अब प्रिंट करा के देख लो कंसोल में डार्क की वैल्यू को, इतना नहीं सोचना होता। console.log और यहाँ डार्क को प्रिंट करा लेते हैं।
क्लियर? तो देखो ट्रू फॉल्स बदल रही है नीचे, और यहाँ भी टेक्स्ट बदल रहा है। जैसे मान लो इसकी फॉल्स हो गई तो वाइट दिखेगा, और ट्रू होगी तो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट कंडीशनल रेंडरिंग। ये जो टेक्स्ट है वो कंडीशन के बेसिस पर रन होगा, ठीक है, समझ में आया? डार्क की वैल्यू अगर चेंज होती है तो यहाँ जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वो भी चेंज हो जाएगा। चलो, बट हम चाहते क्या है? अब कंडीशनली स्टाइलिंग करना। क्या करना? कंडीशनली स्टाइलिंग करना। तो वो भी कर सकते हैं। इन दैट केस मैं इस पूरे पेज की स्टाइलिंग चेंज करता हूँ। इसी फंक्शन के अंदर जब भी ये फंक्शन रन होगा, या छोड़ो बाहर कर लो, इस फंक्शन के अंदर नहीं, बाहर भी कर सकते हो। रीज़न क्या है कि ये जो पूरा कंपोनेंट है वो रीरेंडर तो होगा ही अगर स्टेट चेंज हुई, तो ये कंडीशन भी बार बार रीड होगी। इफ डार्क, अगर डार्क है तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, इससे क्या पूरा पेज एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। डॉट स्टाइल, ये पता है ना सबको, हम पढ़ चुके हैं। डॉट बैकग्राउंड कलर, अगर डार्क ट्रू है तो क्या रखना है? ग्रे कर देते हैं, ठीक है। और वापस से दूसरी कंडीशन लगाते हैं, एल्स वाइट, बस हो गया। तो ये हमारा कंडीशनली स्टाइलिंग हो गया कंपोनेंट के अंदर। किसके अंदर? कंपोनेंट के अंदर। क्लियर? जाओ और इधर ध्यान दो, है ना। तो हमारा टास्क है कि मुझे यहाँ एक बटन बनाना है, ठीक है। मैंने बटन बनाया जिसमें बेसिकली दो चीज़ें दिखेंगी, हाइड और शो, ठीक है। वो किसी कंडीशन के बेसिस पे दिखेंगे। तो यहाँ मैं उसके लिए एक स्टेट बना लेता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट और शो कॉमा सेट शो, ठीक है, बराबर यूज स्टेट। और एक चीज़ और ध्यान देना, अगर यूज स्टेट खुद से इंपोर्ट नहीं होता तो यहाँ इंपोर्ट का ध्यान रखना है ना, ये होना चाहिए, अगर नहीं है तो खुद से करो। तो यूज स्टेट शो क्या है? फॉल्स, सॉरी शो क्या है? ट्रू। दिख तो रहा है ना, ठीक है। कोई बॉक्स है जो दिख रहा है, चलो लेट मी चेक बॉक्स। तो डिव बना लिया, ये डिव है। नाउ हम इस पे स्टाइल इनलाइन लिख रहे हैं, ठीक है। अब स्टाइल इनलाइन में कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे सबसे पहले हमें क्या देना है? विड्थ। विड्थ कितनी? कुछ भी दे सकते हैं, मैं इसको 150 पिक्सल्स दे रहा हूँ। हाइट, हाइट कितनी? 150 पिक्सल्स, ठीक है। और क्या दे देते हैं? बॉर्डर, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, इनलाइन स्टाइल्स, ठीक है। बॉर्डर कितना देना है? 1 पिक्सल सॉलिड, यही है ना, क्लियर। अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि अब मैं जो स्टाइल है ना, इनलाइन स्टाइल, इसको कंडीशनली दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास एक वेरिएबल है जो इस बॉक्स का दिखना तय करेगा। क्या करेगा? कि दिखेगा या नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ जो स्टाइल्स है ना, इसको, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले, और अगर डिस्प्ले की वैल्यू नन हो तो वो बॉक्स नहीं दिखेगा, और अगर डिस्प्ले की वैल्यू क्या हो? ब्लॉक, तो वो दिखेगा। तो इसकी जो वैल्यू है ना डिस्प्ले की, उसको कंडीशनली सेट करेंगे।
तो देखो एक्चुअल में जावा स्क्रिप्ट ही लिख रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट ही तो है ये। तो जावा स्क्रिप्ट वाले कर्ली ब्रैकेट्स तो पहले लग चुके हैं, ये रहे ब्लू कलर के, यहाँ और यहाँ, है ना कर्ली ब्रैकेट्स। तो वो तो लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही लिख रहे हैं, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिख रहे हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि अगर सो की वैल्यू ट्रू है तो क्या दिखाना है, तो डिस्प्ले की वैल्यू क्या होगी, अगर सो की वैल्यू ट्रू है तो डिस्प्ले की वैल्यू होगी ब्लॉक, मतलब दिख रहा है। और इन दैट केस अगर सो की वैल्यू क्या है, फॉल्स, तो हमें क्या कर दें, डिस्प्ले नन, मतलब नहीं दिख रहा। क्लियर। अब ये बॉक्स जो है कंडीशनली दिखेगा, कैसे कि अगर सो की वैल्यू क्या है, ट्रू, तो डिस्प्ले की वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्लॉक, और अगर सो की वैल्यू फॉल्स है तो डिस्प्ले की वैल्यू क्या हो जाएगी, नन। तो ये जो डिस्प्ले की वैल्यू है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, सो के ऊपर, ठीक है। जो सो नाम का हमारा ये स्टेट वेरिएबल है। क्लियर। चलो अब ये हो गया। अब इस बटन के अंदर भी कंडीशनली दिखना चाहिए। अगर सो की वैल्यू ट्रू है तो क्या दिखाना है, हाइड, क्योंकि ये बटन हाइड का काम करेगा उस टाइम। और अगर सो की वैल्यू फॉल्स है तो क्या दिखाना है, सो। क्लियर। सेव किया, यहाँ तक तो सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कम टू द पॉइंट कि अब इस स्टेट को चेंज भी तो करना है, तो यहाँ कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए, वो इवेंट होना चाहिए, करना है ना इसको चेंज। तो यहाँ क्या लगाना है मुझे, ऑन क्लिक, जब इस बटन पे क्लिक हो तो वो स्टेट मुझे चेंज करनी है, ठीक है। तो इस स्टेट चेंज का फंक्शन मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। फंक्शन नाम देते हैं सो हाइड, क्या देते हैं, सो और हाइड, सो और हाइड, ये रहा फंक्शन का नाम। तो यहाँ सो की वैल्यू रिवर्स कर देंगे, क्या कर देंगे, और सॉरी क्या आएगा, सेट सो, यही आएगा। इसी फंक्शन के थ्रू तो हम स्टेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो भी सो की वैल्यू होगी उसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, बस दैट्स इट, हो गया हमारा काम। और शायद इसमें कुछ एरर है, वो एरर है यहाँ, फंक्शन का नाम नहीं लिखा, ठीक है, ऑन क्लिक पे। तो सो और हाइट ये नाम का फंक्शन चल जाएगा। इसका काम क्या है, बस इस स्टेट को चेंज करना, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। क्लियर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सेव किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ गया बस समझ में, ये तो बस हो गया हमारा काम। हमें कुछ नहीं करना, एक बटन होगा हमारे पास में जो शो और हाइड कर रहा होगा, वापस इसको रिफ्रेश करके देख लो एक बार। चलो हो गया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, हाइड, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, शो, और ये नीचे वाला जो है ये क्या हो जाएगा, गायब, गायब हो गया। वापस से क्लिक करूँगा तो शो हो जाएगा। तो हम एक प्रॉपर्टी को स्विच कर रहे हैं किसी कंडीशन के बेसिस पे, यही कंडीशनल रेंडरिंग होती है। हम इस प्रॉपर्टी को स्विच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी को। समझ में आया। चलो इसमें कोई प्रॉब्लम। अब कंडीशन रेंडरिंग पे एक तरीका और देखते हैं हम, बेसिकली क्लासेस को कंडीशनल रेंडरिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं, क्लास को कंडीशनली कैसे रेंडर करवाएंगे। कैसे करेंगे, जैसे आई कैन डू द सेम विद द क्लास, ठीक है। हम इसको क्लास के साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अलग से क्लास बना लेता हूँ, यहाँ एक CSS की फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। और वैसे हालांकि ज़रूरत नहीं है, आप उसमें भी करोगे ना, अब दूसरी वाली फाइल्स में index.css या app.css में तो भी चल जाएगा। तो यहाँ मैंने क्लास लगा ली सो, तो सो नाम की क्लास में डिस्प्ले जो है वो प्रॉपर्टी वो हो रखी है ब्लॉक, और एक क्लास लगा ली डॉट हाइड, और हाइड नाम की जो क्लास है उसमें डिस्प्ले क्या हो रखा है, नन, ठीक है। यही काम हो रखा है। क्लियर।
यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। बस करना क्या है कि एक बार ये क्लास लगानी है और एक बार ये लगानी है, बस। टॉगल पड़ा है ना। तो जावा स्क्रिप्ट में टॉगल यूज़ करते हैं, यहाँ ज़रूरत नहीं है टॉगल की, है ना। रीज़न क्या है कि हम कंडीशनली क्लासेस को भी लगा सकते हैं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में अगर हमें यही काम करना होता तो हमें ये कोड बहुत लेंदी लिखना पड़ता, क्योंकि डॉक्यूमेंट को पहले किसी एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ता, फिर उसके अंदर के टेक्स्ट चेंज करने पड़ते, तो वो सारा काम एक फंक्शन के अंदर होता। तो कोड कम से कम हमारा 20 या 30 लाइन का होता है। और यहाँ डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, JSX के अंदर ही टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली JSX हमारा अपडेट हो रहा है। तो मैं इस पूरे कोड को कॉपी करके कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टाइल से रेंडर, है ना, स्टाइल कंडीशन। अब हमें क्लास के हिसाब से इसको दिखाना है, किसके हिसाब से, क्लास के हिसाब से। तो क्लास एक और बना लेता हूँ, डॉट बॉक्स, और इसमें वही विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। और बैकग्राउंड कलर के बिना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो बैकग्राउंड कलर भी हम लगा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या 10 यूज़ करता हूँ आप, और मे बी बेटर मरून यूज़ कर सकते हैं, मेजेंटा इज़ ऑल्सो बेटर कलर। हाँ, तो ये हमने बना लिया, सारी चीज़ें लगा ली। अब देखो ये क्लास तो इस पर हमेशा ही लगेगी, इस स्टाइल को हटा देता हूँ मैं, ठीक है, इसकी नीड नहीं है। क्यों नहीं है इसकी नीड, क्योंकि अब हम क्लासेस लगा रहे हैं। तो पहले तो CSS को इंपोर्ट करना पड़ेगा, अगर वो CSS यहाँ लगानी है तो, ठीक है। इंपोर्ट डॉट स्लैश, क्या नाम है CSS की फाइल का, कंडीशन डॉट CSS। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है वो देख लेना एक बार, CONDI, ठीक है, कंडीशन डॉट CSS। ये लग गया। अब इस पर बात करते हैं डिव के ऊपर, क्लास नेम, ठीक है। और इस क्लास नेम जो है ना, इसको कंडीशनली करते हैं। तो अगर शो की वैल्यू ट्रू है, क्या है, ट्रू है, तो कौन सी क्लास लगनी चाहिए, देखो बॉक्स तो लगेगी, क्योंकि वो तो बॉक्स दिखाने के लिए है। और उसके अलावा 2 क्लासेस बनाई है ना मैंने, एक तो शो नाम की और एक हाइड नाम की, तो शो वाली क्लास लगनी चाहिए। कौन सी लगनी चाहिए, शो वाली क्लास, ठीक है। तो क्लास की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, शो पे। क्लियर, कॉलन लगाया, मतलब अगर शो की वैल्यू फॉल्स हो तो क्या करना है, वो सारी वैल्यूज हटा के हमें सिर्फ कौन सी क्लास लगा देनी, हाइड वाली। समझ में आया कि अब जो ये क्लास की वैल्यू है ना, वो डिपेंड करेगी ये शो नाम के वेरिएबल के ऊपर। तो अगर शो ट्रू है तो ये 2 क्लासें लग जाएंगी, बॉक्स और शो। और अगर शो फॉल्स है तो कौन कौन सी क्लासें लग जाएगी, हाइड नाम की, ठीक है। क्लियर, समझ में आया सुजल, समझ में आ गया। हाँ रोहित, टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करना, बस इतना सा काम है। तो हमने 4 तरीके देख लिए, अभी कंडीशनल रेंडरिंग के हमने 4 तरीके देख लिए। एक तरीका और बचा है जो हम कल देखेंगे, या फिर हो सकता है आज ही देख लें। तो देखो आप, यहाँ मैंने क्लिक किया, अभी क्या है, शो की वैल्यू ट्रू है, इसी वजह से तो दिख रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, शो की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइड, गायब। बस ये क्लास लग रही है, हट रही है, लग रही है, हट रही है, बस इतना सही तो काम हो रहा है। चाहो तो यहाँ इंस्पेक्ट कर सकते हो, टॉगल वोगल लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए तो हम रिएक्ट यूज़ करते हैं कि रिएक्ट में क्या है, डॉम मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप इस डिप पे देखो, हाइड नाम की क्लास लगी हुई है, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो दैट कैन बी चेंज इन शो एंड हाइड। ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, बस इतना सा काम था। शायद सबके समझ में आ गया होगा ये, अगर किसी के समझ में नहीं आया तो बताओ।
हाँ अब तो कर लोगे ना। चलो करो फिर, ये करके दिखाओ पूरा कंप्लीट।